जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं स्टडी गांव वाला। आज मैं कक्षा 10 के जियोग्राफी का पोर्शन आया हूं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं हम लोग। मतलब क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, नोट्स देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि आप लोग का 2 महीने का समय बचा है और जिन बच्चों ने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है उनका भी पढ़ाई हो जाएगा, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज जियोग्राफी का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। सोशल साइंस के अंतर्गत, क्योंकि सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं लगभग, जैसे कि हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होता है और उसके बाद जियोग्राफी होती है, ठीक है। इन तीनों बुक को मिलाकर एक सोशल साइंस बनाया जाता है, जिनमें आपको क्लास 10th में यह तीनों एक ही बुक में देखने को मिलेंगे। मगर यहाँ पे हम अलग अलग इसलिए लाए हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले कि संसाधन क्या है, ठीक है। संसाधन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है या उपयोग किया जाता है, कह सकते हैं, वह सभी संसाधन है, ठीक है। या अब आगे क्या है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है आसान भाषा में, जो भी बना है यूज करने के लिए मानव के लिए। जैसे कि मान के चलिए कि मोबाइल, हम लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं आज के समय में, तो हमारे लिए वो संसाधन है, ठीक है। जैसे हम लोग कहीं आने जाने के लिए यातायात का यूज करते हैं, वह भी एक क्या है भाई, वो भी एक संसाधन है। तो जो भी हम यूज करते हैं और जो विज्ञान ने बना के दिया है और जो विज्ञान ने नहीं भी बनाया है वो भी संसाधन है। जैसे पेड़ पौधे भी हमारे लिए संसाधन है। जैसे सूखी लकड़ी होती है तो भी यूज करते हैं हम लोग, तो भी संसाधन हो गया, ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखिए संसाधन के बारे में, संसाधन प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध का परिणाम है। संस्कृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारंपरिक, ठीक है, यानी कि ये तीनों के मिश्रण का जो मतलब मिश्रण से उत्पन्न होता है नया चीज, वही होता है संसाधन। अगला बोला है कि भाई संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव जो क्रिया करता है वो भी संसाधन बनाता है। जैसा कि हमने अभी बात किया कि भाई मोबाइल फ़ोन क्या है, वो भी एक संसाधन है, हमें पढ़ने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, बात करने के लिए, सभी तरह के संसाधन है, ठीक है। मानव खुद संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक। अब संसाधनों का वर्गीकरण की बात करें कि भाई संसाधन को कितने प्रकार से बांट सकते हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। संसाधन को अगर बांटने की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बांटते हैं, जैसे कि जैव संसाधन या एक अजैव संसाधन, ठीक है। तो जैव संसाधन, इनमें जीवन होता है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, प्राणी या पशुधन। जैसे वनस्पति, वनस्पति का काम क्या है भाई हमारे लिए, तो दवा बनाना है। जो घास फूस है या पेड़ पौधे हैं वो सब वनस्पति हैं। प्राणी मतलब कि मानव, आप लोग जानते हैं कि मानव जानवरों को खाता है, पक्षियों को खाता है, जैसे चिकन खाता है, मटन खाता है, इत्यादि प्राणी हैं। तो ये भी एक संसाधन है जिसे हम यूज करते हैं, दोहन करते हैं। पशुधन, जैसे कि गाय भैंस पालना, बकरी पालना, तो उससे हम जो दूध प्राप्त करते हैं वो भी भाई, तो हमारे लिए जो गाय भैंस हुई क्या हुई, संसाधन हो गई, ठीक है। अजैव संसाधन की बात करते हैं तो इसमें निर्जीव वस्तुओं के बने होने की बात की जाती है। जैसे कि बात करें हम लोग, जैसे चट्टानों की धातुएं यहाँ पे लिखा है। कहने का तात्पर्य है कि लोहा क्या है भाई, वो भी संसाधन है, मगर कौन सा संसाधन है, निर्जीव वस्तु से बना हुआ है। लोहा में जान नहीं ना होता है। उसके बाद घड़े की मिट्टी की बात करें, वो भी क्या है हमारे लिए, संसाधन है, पानी पीने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये भी क्या है भाई, निर्जीव संसाधन है, ठीक है। तो ये हो गए अजैव संसाधन। वहीं पे अगर बात करें हम लोग, जैसे कि लिखा है कि समाप्तकता के आधार पर, मतलब जो समाप्त हो सकता है, जो समाप्त होता है उसके आधार पे अगर हम बात करें कि भाई संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो इनमें भी
हम लोग देखेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाते हैं। हाँ, मेरा माइक गिर गया है। ठीक है, तो इनमें भी देख लेते हैं। इनमें भी दो प्रकार है, जैसे एक है नवीनीकरण और एक है अनवीनीकरण। जैसे नवीनीकरण का मतलब होता है कि जो भाई नया बन सकता है वो खत्म नहीं होता। जैसे पढ़ते हैं थोड़ा सा, जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल नाभिकीय विखंडन से। जैसे आप देखते हैं कि भाई सौर ऊर्जा सुबह में के तौर पे आपको बिजली उत्पन्न करती है दिन में। पवन ऊर्जा यानी जो पवन चक्की चलती रहती है उससे भी बिजली उत्पन्न होती है। इन सब से जो उत्पन्न होने वाली बिजली है वो कभी नहीं खत्म होती हैं। इनको ही नवीनीकरण स्रोत में रखा जाता है। ठीक है, अनवीनीकरण स्रोत की बात करें तो इसमें ऐसे चीज आता है जैसे कि खत्म हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब चीज खत्म हो जाती हैं। ठीक है, एक लंबे समय के बाद। अब अगर बात करें हम लोग कि स्वामित्व के आधार पे अगर वर्गीकरण करें कि भाई जो व्यक्ति होता है कि उसमें मालिक कौन होता है संसाधन में, तो उसके आधार पे बात करें तो इसमें भी कुछ है। जैसे कि व्यक्तिगत, प्राइवेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व जैसे कि घर, जायदाद, कुआं, ठीक है, और दुकान इत्यादि क्या हो सकता है भाई, ये भी संसाधन है। मगर किसका है, व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष का होता है ये चीज़। ऐसा नहीं कि किसी का घर है, जैसे कि कोई घर ए व्यक्ति का है तो उसमें व्यक्ति बी का घर दूसरा है, मगर आके, एक सेकेंड, व्यक्ति बी आके ए के घर में रहने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। रह सकता है मगर वहाँ पे जो स्वामित्व रहेगा वो ए का ही रहेगा। ठीक है, अब वहीं पे बात करें सामुदायिक, जो कि मतलब सामुदायिक मतलब जो समाज का होता है। समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध, जैसे कि शमशान भूमि, तालाब या सार्वजनिक पार्क। जो पार्क होते हैं सब सार्वजनिक होते हैं। ये किसका होता है भाई, सामुदायिक, यानी सरकार का नॉर्मली होता है या तो समाज का होता है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। जैसे शमशान में कोई भी व्यक्ति मरने के बाद वहाँ पे लेकर जाया जाता है। तालाब को यूज सभी करते हैं। ठीक है, ये सब सार्वजनिक होता है, मगर ये भी क्या है, संसाधन ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बात करें सरकार द्वारा कुछ की संसाधन कैसे हो सकते हैं, तो देश के राजनीतिक सीमाओं के भीतर 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र के संसाधन किसके हैं, भारत के हैं। मतलब जो भारत का जो 12 मील तक फैला का जो समुद्र के अंदर है वो भारत का है। तो उसमें जो भी निकलेगा वो किसका होगा भाई, भारत का होगा। यानी भारत तो भारत के लोगों का होगा। ठीक है, ये भी क्या है, संसाधन है। अब उसमें कौन कौन से चीज़ निकल सकते हैं समुद्र में, तो हो सकता है कि पेट्रोलियम निकल जाए, हो सकता है कि कोयला निकल जाए, हो सकता है कोई गैस निकल जाए। तो ये भी जितने भी चीज़ें निकलेंगी, धातु निकलेगा या कोई भी चीज़ निकले, तो किसका होगा भाई, भारत का होगा। यानी कि संसाधन तो है मगर वो राष्ट्रीय हित में रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करें हम, तो तट रेखा से 200 समुद्री मील यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधन, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी बात किया कि कोई इलाका होता है, जैसे हमने बात, एक सेकेंड थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे कि ठीक है, मान लीजिए भारत है, तो इसका जो कुछ एरिया होगा उसमें भाई मान के चलिए बॉर्डर है, तो इतना एरिया का भारत का हो गया, मगर इसके बाहर का जो एरिया होगा वो अंतर्राष्ट्रीय सरकार का हो जाएगा। यानी कि वहाँ पे किसी न किसी साझा सरकार की मदद हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए परमिशन चाहिए होगा किसकी, सरकार की। ठीक है, तो सरकार की परमिशन से ही हम कुछ कर पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकास के स्तर के आधार पर, यानी विकास के आधार पर भी भाई संसाधन होते हैं। जैसे संभावी, जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उपयोग नहीं हुआ, जैसे कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना। मतलब कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतलब रेत है, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यदि वहाँ पे सौर ऊर्जा प्लांट्स बैठाए जाएंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पे हमें ऊर्जा जो है या बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, मगर जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो इसी का बात बोला गया है। अगर विकसित के तौर पे बात किया जाए तो जिनका सर्वेक्षण हो चुका है,
जो गुणवत्ता और मात्रा से निर्धारित कर किए जा चुके हैं उन्हें हम लोग विकसित संसाधन बोलते हैं। ठीक है, तो जिनके बारे में बता दिया गया कि भाई इनकी पूरी गुणवत्ता की जांच हो चुकी है और ये संसाधन हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, वो विकसित संसाधन होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कह सकते हैं हम लोग जैसे कि नागपुर का छोटा नागपुर का पठार, वहाँ पे जो संसाधन निकलते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, अगर भंडार की बात करें, जो उपलब्ध है लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है, जैसे जल से हाइड्रोजन ऊर्जा निकालना। मतलब उपलब्ध तो है मगर अभी तक हम उसे मतलब यूज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पानी में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन भी होता है, क्योंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना है। तो यहाँ पे बोला रहा है वही कि भाई हाइड्रोजन जो है पानी के अंदर बहुत ज़्यादा है मगर अभी तक यूज नहीं किया जा सकता है, किया जा सका है, हो सकता है भविष्य में किया जा सके, तो इसे हम लोग भंडार कहते हैं। ठीक है, संचित कोष का मतलब समझ रहे हैं कि जिनमें मतलब थोड़ा सीमित मात्रा में है। जैसे देखिए, भंडार का हिस्सा जिन्हें मौजूदा तकनीकी ज्ञान के प्रयोग से किया जा सकता है परंतु उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे कि बांधों का जल, बांध में जो जल है उनमें क्या है भाई, उनसे भी हम लोग यूज करते हैं, बिजली बनाते हैं, तो ये भी हमारा क्या भाई संसाधन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि संसाधन का विकास और समस्या, संसाधन से हमें कैसा विकास हो सकता है और उनमें से समस्याएं क्या उत्पन्न होंगी उनके बारे में। तो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई? तो देखिए, संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया। जैसे कि मान के चलिए कि कोई भी चीज़ है, सपोज के तौर पे मान लीजिए जो जंगल की कटाई होती है वो कौन करता है? गरीब लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, अमीर लोग करते हैं। जो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ होती हैं उन्हें कौन यूज करता है? तो अमीर लोग करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो दवाइयाँ बनती हैं वो सब अमीर लोग ही बनाते हैं, बिजनेसमैन ही यूज करते हैं। तो अमीर और गरीब के रूप में संसाधनों का यूज थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर वैश्विक परिस्थिति की बात करें तो इसमें देखिए, संकट जैसे कि भूमंडलीय तापन, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ओजोन परत और पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि बढ़ रहे हैं। मतलब कि संसाधन का दोहन करने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपका जो कह सकते हैं ओजोन परत परत कमज़ोर हो रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा सूर्य का जो अलग अलग किरण है जो कि हमारे शरीर को नुकसानदायक है वो भी हमें मिल रहा है। जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा और भी बहुत सारे रे हैं, तो वो सब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिल रही हैं। ठीक है, अगर बात वहीं पे करते हैं हम कि सतत पोषणीय विकास, इसका अर्थ है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना हो। वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। जो कोई भी विकास आप कर रहे हैं तो आप भविष्य की आवश्यकताओं की पीढ़ियों की अवहेलना ना करें कि भाई ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। तो आप लगातार यदि हम पेड़ को लगातार काटेंगे तो आने वाले भविष्य में दिक्कत होगी। हम तो मान लीजिए कि कुछ दिनों में 40-50 साल बहुत जिएंगे, तो 40-50 साल में मर जाएंगे, फिर आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारी हैं उनको दिक्कत होगी। तो पेड़ पौधों का अनुपयोग ढंग से कटाई या दोहन ना करें। जो भी संसाधन है उन्हें हम लोग सीमित खर्च करें। जैसे कि पेट्रोलियम है तो उन्हें हम लोग क्या करते हैं भाई, आज के तौर पे आप देख रहे हैं कि सभी के घरों पे 2-2 3-3 बाइक्स हैं, क्या कर सकते हैं, 4 चक्के वाहन हैं। तो इन सब का जो दोहन हो रहा है तो उन्हें सीमित यदि हम करते हैं तो हमारा जो भविष्य में उन्हें हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि रियो डी जेनेवा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो मतलब ये हुआ था जेनेवा में। ठीक है, जेनेरो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जेनेवा में हुआ था 1992 में। इसमें मतलब इस बारे में बात की गई थी कि भाई जो पृथ्वी है उसके मतलब जो संसाधन है पृथ्वी पर उसे हम लोग कैसे बचा सकते हैं और उनकी संभालने के लिए बात विचार किया गया था उसमें। ब्राज़ील में आयोजित इस सम्मेलन में 100 से अधिक
अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। आगे देखते हैं कि इसमें एजेंडा 21 को स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। मतलब वही कहने का तात्पर्य कि भाई आप जो मतलब पृथ्वी के बारे में, संरक्षण के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें बोला गया कि भाई भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन की विविधता है, इसलिए नियोजन आवश्यक है। जैसे कि झारखंड में खनिज प्रचुर है, लेकिन अरुणाचल में मूल विकास की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में है ही नहीं। यही कहने का तात्पर्य है कि झारखंड के छोटे नागपुर के पठार में बहुत सारे खनिज उसमें उपलब्ध है, धातुएं हैं, मगर वहीं पे अरुणाचल में है ही नहीं। तो इनको भी मतलब नियोजित करने की ज़रूरत है। जैसे कि झारखंड से जो मटेरियल निकलता है वो हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। संसाधन नियोजन के सोपान, ठीक है, ये क्या है तो देखते हैं भाई। देश के विभिन्न प्रदेश संसाधनों की पहचान और तालिका बनाना यानी सर्वेक्षण करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, इनका मतलब अगर करेंगे, सभी कर चुके हैं, और करने से ये फायदा है कि भाई यदि करते हैं तो ये पता चलता है कि हमारे राज्य में या किसी अन्य राज्यों में क्या कैसे कैसे संसाधन है और उन्हें कैसे यूज किया जा सकता है, कितना मात्रा में यूज किया जा सकता है, इन सब के बारे में पता चलता है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी और संस्थागत ढांचा तैयार करना, ये सब संसाधन नियोजन के कार्य हैं। और नेक्स्ट है कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और रिवीजन आप लोग करते रहिए, जिससे कि जो कि फरवरी मार्च माह में आप लोग का जो पेपर है आपका बहुत ही अच्छा से जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप लोग।